सोचिए एक पल के लिए, आज इस धरती पर 8 अरब इंसान हैं। हर शहर में, हर गांव में, हर कोने में इंसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस पूरी दुनिया में शायद सिर्फ 10,000 इंसान बचे थे। 10,000 पूरी पृथ्वी पर, एक छोटे से शहर से भी कम। और वो वक्त कोई कल्पना नहीं था, वो हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने हमारी पूरी नस्ल को लगभग हमेशा के लिए मिटा दिया था। आज हम उसी कहानी में जाएंगे, उस एक रात की ओर जब इंसानियत का अस्तित्व एक धागे पर लटक रहा था। लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका का पूर्वी तट, हरे भरे मैदान, नदियां और दूर दूर तक फैली हुई वो धरती जिसे आज हम इथियोपिया, केनिया, तंजानिया कहते हैं। यहां रहते थे हमारे पूर्वज, होमो सेपियंस। वो इंसान जिनकी नसों में वही खून था जो आज आपकी रगों में दौड़ता है। वो शिकारी थे, जंगलों में घूमते थे, आग जलाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, शायद उस भाषा में जिसे हम आज समझ नहीं सकते, लेकिन जिसमें प्यार था, डर था, उम्मीद थी। उनकी दुनिया सरल थी लेकिन जीवंत थी। और फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें कोई कल्पना नहीं थी, कुछ ऐसा जो हजारों मील दूर से आ रहा था और जिसे रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। हजारों मील दूर, हिंद महासागर के पार, एक द्वीप पर, सुमात्रा, जमीन के नीचे गहराई में कुछ उबल रहा था, सदियों से, धीरे धीरे, बिना किसी को बताए। ये था टोबा, दुनिया के सबसे विशाल ज्वालामुखियों में से एक। और 70,000 साल पहले ये ज्वालामुखी जाग उठा। जब ये फटा तो ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था। वैज्ञानिक इसे कहते हैं सुपर वोल्केनिक इरप्शन, यानी एक ऐसा विस्फोट जो आधुनिक इतिहास के किसी भी ज्वालामुखी से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जो लावा निकला उसने हजारों वर्ग किलोमीटर को पल भर में ढक दिया। राख के बादल आकाश में इतने ऊपर उठे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को ढक लिया। उस एक विस्फोट से इतनी राख निकली जो पूरी धरती के वायुमंडल में फैल गई। और फिर शुरू हुई असली त्रासदी। कल्पना कीजिए, सूरज गायब हो जाए, हफ्तों तक, महीनों तक। आसमान में राख और सल्फर डाइऑक्साइड का इतना घना कोहरा कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच ही न सकें। वैज्ञानिक इसे कहते हैं वॉल्केनिक विंटर, ज्वालामुखीय सर्दी। और ये सर्दी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि टोबा विस्फोट के बाद धरती का तापमान अचानक 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये गिरावट अगले कई वर्षों तक बनी रही। जंगल सूख गए, फसलें नहीं उगी क्योंकि तब खेती थी ही नहीं, लेकिन जो पेड़ पौधे थे वो मर गए, जानवर मरे, नदियां जमी, और उन जानवरों के साथ वो इंसान भी मरने लगे जो उन्हें खाकर जीते थे। अफ्रीका में, जहां हमारे पूर्वज रहते थे, खाना मिलना मुश्किल हो गया, पानी कम हो गया, ठंड असहनीय हो गई और मौत हर तरफ मंडराने लगी। सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। रात है, आग बुझ रही है, बाहर ठंड है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो नहीं जानती कि क्या हो रहा है, वो नहीं जानती कि ये ठंड कब जाएगी। वो सिर्फ ये जानती है कि उसका बच्चा भूखा है और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई है। और हजारों, लाखों ऐसे परिवार एक एक करके खत्म होते गए। जेनेटिक वैज्ञानिकों ने जब आधुनिक इंसानों के डीएनए का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। हमारे जीन्स में एक जेनेटिक बॉटलनेक का निशान है, यानी किसी वक्त हमारी आबादी इतनी कम हो गई थी कि आज सभी 8 अरब इंसान बहुत ही सीमित जेनेटिक विविधता दिखाते हैं। इसका मतलब हम सब किसी एक बहुत छोटे समूह के वंशज हैं। कितना छोटा? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद 10,000 से भी कम। कुछ का अनुमान तो और भी कम है, मात्र कुछ हजार प्रजनन योग्य वयस्क पूरी दुनिया में। बस रुकिए, ये सोचकर देखिए, जो लोग आज आपके इर्द गिर्द हैं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, किसी दूसरे देश में रहने वाले अजनबी, वो सब किसी एक छोटे से समूह के वंशज हैं। एक ऐसा समूह जो 70,000 साल पहले लगभग मिट ही चुका था। आप यहां हैं क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन ये पूरी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल ये है, वो बचे कैसे? वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में कुछ ऐसे सुराग ढूंढे हैं जो इस सवाल का जवाब देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तट पर पिनकल पॉइंट नाम की जगह पुरातत्वविदों को कुछ मिला। समुद्री घोंगे, मछलियों की हड्डियां और पत्थर के वो औजार जो बताते हैं कि इंसानों ने समुद्र की तरफ रुख किया।
जब जमीन के जंगल मर रहे थे, जब शिकार के जानवर कम हो रहे थे, जब भूख बढ़ रही थी, तो हमारे पूर्वजों ने समुद्र को देखा और उस समुद्र ने उन्हें बचाया। समुद्री भोजन, सीपियां, मछलियां, केकड़े, ये भले ही जमीन के जानवरों की तरह ठंड से नहीं मरे। तट के किनारे का वातावरण थोड़ा अलग था, और वहां रहने वाले इंसान जिन्होंने नई तरकीबें सीखीं, जिन्होंने समुद्र से खाना निकालना सीखा, वो बचे। ये महज जीवित रहना नहीं था, ये था मानवता का पहला बड़ा इनोवेशन। और यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टोबा की तबाही ने, उस भयानक दौर ने दरअसल हमें और तेज बना दिया। जब इंसान बहुत कम हो गए, जब ग्रुप छोटे हो गए, जब हर दिन जीना एक चुनौती बन गई, तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ा, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ा, उन्हें नई भाषाएं, नए संकेत, नए तरीके ईजाद करने पड़े। दबाव इंसान को तोड़ता भी है और निखारता भी है, और उस दौर के दबाव ने इंसान को निखारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स और उनके जैसे कई जेनेटिसिस्ट्स का काम दिखाता है कि उस बॉटलनेक के बाद जो थोड़े इंसान बचे, उनके जीन्स में कुछ ऐसी खूबियां थीं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी थीं। फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, सोशल बॉन्डिंग। वो बचे क्योंकि वो साथ रहे, वो बचे क्योंकि उन्होंने सोचा, वो बचे क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर धीरे धीरे सर्दी कम हुई, राख के बादल छटे, सूरज वापस आया, धरती ने फिर से सांस ली, और उन बचे हुए 1000-2000 इंसानों ने, उस छोटे से समूह ने, एक नई शुरुआत की। वो फैले, अफ्रीका से निकले, नई जमीनें खोजीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। हजारों साल बाद वो मध्य पूर्व पहुंचे, फिर यूरोप, फिर एशिया, फिर अमेरिका, और आज 8 अरब। वो एक माँ जो उस ठंडी रात अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, वो आपकी परदादी की परदादी की परदादी थी। उसका वो बच्चा, वो आप हैं। क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? शायद, शायद नहीं। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपकी कहानी है, और ये याद दिलाती है कि इंसानियत ने हमेशा रास्ता निकाला है, हमेशा। हे दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।